लाखों स्टूडेंट्स प्रतिवर्ष बागड़ी क्षेत्र से सीकर या कोटा में नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखना है। आज हम आपको मिलवाएंगे श्री गंगानगर एरिया के नीट टॉपर संजय बांबू से। जानते हैं कैसे बने टॉपर, कितने मार्क्स आए और कौन सी रैंक है, क्या क्या उनकी रणनीति थी। देखिए इस वीडियो को पूरा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है जो नीट या जेईई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या कोई भी इस तरह के प्रिपरेशंस कर रहे हैं। 16 से 18 साल के बच्चे जो 10th के बाद फाउंडेशन कोर्सेज में चले जाते हैं या 12th के बाद आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, आप कोटा जाते हैं, सीकर्स जाते हैं, कैसे प्रेशर को मेंटेन करना है, कैसे सक्सेस को अचीव करना है, कैसे आपको आपकी पूरी प्लानिंग बनानी है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। नजर मंजिल पर रख ए बंदिया, मुश्किलें हजार आएंगी, मेहनत करता चल ए बंदिया, मंजिल खुद चल के तेरे पास आएगी। नमस्कार, बागड़ी मीडिया और झलको श्री गंगानगर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल और एक बहुत ही प्रेरणादायक साबित हो सकता है जो डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्योंकि आज हमारे क्षेत्र का गौरव संजय बांबू जो कि सूरतगढ़ क्षेत्र के निवासी हैं, मेरे साथ हैं। इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले नीट की परीक्षा का परिणाम आया था और नीट की परीक्षा के अंदर संजय ने जो है ऑल इंडिया में 8,757 रैंक लेके आए हैं। कैटेगरी के अंदर ये 3,000 कुछ ये रैंक लेके आए हैं और 720 मार्क्स जो होते हैं आपके नीट के, उसके अंदर से संजय ने 680 मार्क्स स्कोर किए हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, इनके 12वीं कक्षा के परिणाम में 94% मार्क्स आए हैं जो पीसीबी के अंदर। और इतना बड़ा जो इनका अचीवमेंट है उसी को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए। चलिए आइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको सीधा संजय से बात करवाता हूं। सबसे पहले संजय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। संजय, सबसे पहले अपनी जो आपकी शिक्षा की अब तक की यात्रा रही, हालांकि बहुत लंबी नहीं है क्योंकि आप 12वीं कक्षा में ही आए हो, लेकिन दर्शकों को बताओ कि आपकी स्कूलिंग और जो ये आपने नीट क्रैक किया है, इसकी कोचिंग कहाँ से ली, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। स्टार्ट मैंने शेरवुड स्कूल से करा था, फिर मैंने 10th मैंने सेक्रेड हार्ट स्कूल में करी थी। उसके बाद फिर मैं सिक्कर गया था, मतलब 10th की बोर्ड मैंने सेक्रेड हार्ट में दी, बाद में फिर मैंने सिक्कर करी। 11th 12th नीट की तैयारी से मैंने सोचा कि 2 साल में नीट करके 12th के साथ पास कर दूंगा नीट को। मेरा यही प्लान था कि मेरे को नीट करनी है 2 साल के अंदर। तो मैंने सिक्कर में जो आपका कोचिंग सेंटर था उसके बारे में बताइए। मैंने सिक्कर में गुरु कृपा कोचिंग को ज्वाइन करा था, GCI नाम से फेमस हो गई वो जी। संजय, ये बताओ दर्शकों को और उन बच्चों को कि आपकी जो ये स्कूलिंग और कोचिंग रही, इसमें किन को श्रेय देना चाहते हो आप? जो आपकी सफलता है, इसका श्रेय किन को देना चाहते हो आप? सबसे पहले सबसे बड़ा शेयर तो पेरेंट्स के लिए जाएगा कि माता पिता ने सबसे ज़्यादा साथ दिया, उसके बाद पूरी फैमिली और उसके बाद कोचिंग वाले जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करी इसके लिए, तो कोचिंग को भी इसमें देना ज़रूरी होगा। तो हाँ, किसी स्पेशल टीचर का नाम मेंशन करना चाहेंगे, चाहे आपके स्कूल से या आपके कोचिंग से? कोचिंग से लेना चाहूँगा, जैसे बुडानिया सर जिनकी कोचिंग है, वो मतलब इतने बड़े होके भी वो हमें हर टाइम मोटिवेट करके रहते थे कि उनकी मोटिवेशन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि ये गेम मोटिवेशन का होता था, उसमें उन्होंने हर टाइम हेल्प करी, हर दिन आके पूछते थे। तो मेन तो बुडानिया सर को जाता है GCI के। चलिए संजय, ये बताइए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह ही, चाहे वो नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या वो IIT के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की जो अलग अलग टेस्ट होती है उनके लिए जा रहे हैं, तो क्या टिप्स और ट्रिक्स आप उनको बताना चाहोगे जो आपने बनाई और आपने जो सक्सेस अचीव करी है, तो उनको आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे? टिप्स एंड ट्रिक एकदम सिंपल होगी, मतलब पढ़ने का गेम होता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे IIT की हो चाहे नीट की हो, दोनों में यही होता है कि जितनी ज़्यादा आप पढ़ते हो उतने ज़्यादा आपके मार्क्स में रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि आप कितना क्रिएटिव सोच पाते हो, मतलब उन चीज़ों को कितना सिंपल करके याद करते हो, उससे फ़र्क पड़ता है।
कि चीज़ें टॉपिक्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको आप जितना सिंपल कंसेप्ट याद करके रखते हो उससे होता है, और बार बार रिवीजन का फ़र्क होता है, मतलब जितना हार्डवर्क होता है उतना बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, बस नॉर्मल जैसे जो रूट है आपका पढ़ने का बस उतना पढ़ना चाहिए, और वो ही रहता है, मतलब हार्डवर्क मेन रहता है। टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं तो हार्डवर्क करता हूँ काउंट। जी संजय, जो स्टडी मटेरियल होता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अहम योगदान निभाता है वो। स्टडी मटेरियल में आप ये बताइए कि कौन सा स्टडी मटेरियल आपने प्रेफर किया, या एनसीईआरटी की बुक्स को अगर क्या आप यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कूल में वही चलती हैं। क्या कोई नोट्स आपको मिले थे बने बनाए, या आपने खुद बनाए? तो स्टडी मटेरियल के बारे में बताइए। स्टडी मटेरियल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब स्टडी मटेरियल ही आपके पास होता है पढ़ने के लिए। तो नीट और चाहे जेई हो, दोनों मेन चीज़ तो एनसीईआरटी रहेगी, मतलब कि आप चाहे कुछ और ना पढ़ो, अगर आपका एनसीईआरटी की लाइन आते हैं तो आप आराम से बहुत बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हो। पर एनसीईआरटी हार्ड होती है तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं अपने यहाँ, तो हमें कोचिंग ने खुद ने भी प्रोवाइड करे थे, और हम खुद भी नोट्स बनाते थे। मतलब हम नोट्स में ये होता था कि एनसीईआरटी की बड़ी बड़ी लाइन, उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते थे, और बाकी पॉइंट्स होते थे उनसे कॉन्सेप्ट लिख लेते थे कि हमें ये चीज़ याद करनी है। तो एक कॉन्सेप्ट से मतलब 100 क्वेश्चन हो जाते थे हमारे। तो और उसके अलावा कोचिंग वाले होमवर्क्स देते थे हमें, बुक्स मिलती थी क्वेश्चंस की, तो हम वो करते थे कि अगर कोई चीज़ आती है तो भी उसमें कई क्वेश्चन अटकता है, तो हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं। बाकी मेन चीज़ आखिरी के चाहे 1 महीने 2 महीने नीट की मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, कि पेपर मेरे को पता पेपर का पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड है, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रहता था। कि मतलब जेई और नीट के लिए तो मोस्ट 90 to 100% एनसीईआरटी आनी ही चाहिए। संजय, एक सवाल जो जैसे आजकल हर बच्चे के और पेरेंट्स के मन में रहता है कि कौन सा फील्ड चुने, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, वकील भी बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, अलग अलग पीएसयूज में जा सकते हैं, आईएएस आरएएस ऑफिसर्स बन सकते हैं। लेकिन आप एक डॉक्टर, और मुझे लगता है ऑलरेडी बन गए हो, अभी कुछ टाइम बाद आपके नाम के सामने डॉक्टर लगेगा। तो ये कब दिमाग में आया, क्योंकि अभी काफ़ी कम एज है आपकी, लेकिन ये कब सोच बनी, या किसी ने आपको मोटिवेट किया, या आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि ये लाइन चूज करनी चाहिए? इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। मैं वैसे स्टार्टिंग में तो छोटे होते जब तो बहुत कुछ होता दिमाग में कि ये बन ले, तो एक दिन सोचता हूँ ये एक दिन है, पर 9 10th में आके मैं सीरियस हुआ था कि 11th में एक डिसीजन लेना होता है फील्ड का। तो मैं 10th में साथ साथ यही सोचता था कि कौन सी फील्ड लूँ, कौन सी मेरे लिए बेटर रहेगी, कि मतलब किस चीज़ में मेरा ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो मेरी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में बढ़िया थी, तो वहाँ पे ये सोचना कि मैं अभी ट्रेंड यही है कि इंजीनियर और डॉक्टर का सोचते हैं। तो मैंने देखा कि डॉक्टर एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड, अपने इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है उस चीज़ की, और रिस्पेक्ट और वेल अर्निंग भी है। तो मैंने फिर उसके बारे में पता करा थोड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर मेरे लिए बेस्ट रहेगी, कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं मतलब कवर कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, एफिशिएंसी मेरी अच्छी है उनमें, एक्यूरेसी वगैरह फैक्टर आ गए थे उसमें। तो फिर मैं 10th में, जब मेरी 10th कंप्लीट हुई, तो उसमें 1-2 महीने का ब्रेक होता है, तो उस टाइम मैंने यही सोचा था, मेरे दिमाग में आया किसी और ने आपको मोटिवेट किया था इसके लिए, या आपका सेल्फ फैमिली में है, जैसे मेरे सिस्टर ने मेरे को बोला था कि तू डॉक्टर फील्ड में जाके तेरे जो सब्जेक्ट्स में मैं जैसे स्कोर्स वगैरह और जो मैं जैसे कंफर्टेबल था, तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि मेरे को डॉक्टर लेनी चाहिए। और फिर मैंने वो देख के मैंने रिसर्च करी, जैसे दोस्तों से पूछा, आसपास से पूछा, तो मेरे को लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को डॉक्टर संजय, इसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ। जैसे जब आप 10th में थे, तो 10th में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सबके लिए, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और थर्ड लैंग्वेज एसएसटी। तो 10th में एक मतलब एक रुझान बन जाता है बच्चे का कि मुझे चलो साइंस मैथ अच्छा लग रहा है, या मुझे जो सोशल स्टडी अच्छी लगती है, तो वो आर्ट्स में जाते हैं। लेकिन आपने पीसीबी चुना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वो क्या स्पेशल, वो क्या लगा आपको कि आपने वही चुना? मेरे को क्वेश्चंस करना पसंद था, मतलब कि जैसे बाकी हिस्ट्री वगैरह उनमें होता है कि आप एक दिन रात को टॉपिक्स रटो, अगले दिन आप लिख सकते हो, पर फिजिक्स वगैरह तो उनमें क्वेश्चंस करने में को इंटरेस्टिंग लगता है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करता था। तो फिर मैंने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है डॉक्टर्स के लिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होती है जेई के लिए। तो मैं डॉक्टर के और पहले इंटरेस्ट था, तो मैंने देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे को अच्छे भी लगते हैं, और बायोलॉजी में भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह होते हैं। तो फिर वही चीज़ें थी मेन, की मेरे को फैक्ट्स वगैरह चीज़ें अच्छी लगती थी, तो इसके लिए मैं उन पे गया।
तो मतलब इसलिए- आपको जो है फैक्चुअल स्टडी हाँ, पसंद फैक्चुअल थी। स्टडी पसंद थी और वो काफी बड़ा रोल होता है नीट में। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें आती है नीट में कि वैसे तो एनसीईआरटी से आती है पर वो भी एक टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं, मेरे को क्वेश्चंस करने पसंद थे तो इसके लिए मैंने वो चुनी थी। चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में चुनना हो तो किसको चुनोगे? मैं वैसे मैं नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग तो मेरे को बायो चुननी चाहिए क्योंकि उसमें स्कोर अच्छा था, पर मेरे को फिजिक्स पसंद थी। मैंने फिजिक्स मतलब पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा फिजिक्स करी थी मैंने, क्योंकि फिजिक्स में होते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही पसंद है, इसके लिए मैं फिजिक्स प्रीफर करता था हर चीज़ से ऊपर। कि आपको अगर कंसेप्ट आता तो आप कैसे आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन अपने कर सकते हैं उस चीज़ को। क्या एडिशनल मैथमेटिक्स भी किया आपने? नहीं मैंने, लेकिन मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया था, मैंने जेईई मेंस दिया था? जेईई मेंस दिया था क्योंकि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी तो मेरे को टीचर्स ने बोला कि विदाउट मैथमेटिक्स, आपने Without सिर्फ आप mathematics, खुद को चेक हाँ। करने के लिए आपने दिया था? मैं सिर्फ मेरा प्रेशर मेंटेनेंस के लिए मैं पेपर दिया था। अच्छा। तो मेरे को टीचर्स ने गाइड करा कि ये दे, तेरे को ना तैयारी हो जाएगी पेपर में जाने की, एक तरीका भी आना चाहिए। तो उसमें मेरे 98.8 परसेंटाइल थे। मतलब उसमें मैथ्स का अटेम्प्ट नहीं किया? मैथ्स मैंने टच भी नहीं करी थी और पेपर काफ़ी नॉर्मल रहता तो मेरे लिए था कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकता हूँ, तो मैं वो सोच के गया था। तो दर्शकों, ये नई बात देखो, मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि संजय ने जो है 12th जो है वो पीसीबी में करी है, लेकिन ये फिर भी जेईई का मेंस का एग्ज़ाम देने गए थे क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में खुद को आंकना चाहते थे। संजय, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि इंटरनेट एक बूम है या कर्स है, ये तो चलो बाद की बात है स्टूडेंट्स के लिए। क्या आपने एजुकेशन के लिए इंटरनेट को यूज़ किया था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सोचा था, मैंने 10th के बाद जब 11th स्टार्ट करी मैंने सोचा कि अभी है, अभी तो फ़ोन चलाने का टाइम होता है। तो मैंने सोचा, पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है उससे। कि डिस्ट्रैक्शन वैसे कह सकते हैं कि क्या होता है, कई कहते हैं थोड़ा बहुत होता है, पर उससे वो क्या क्रिएटिव टाइम खराब होता है कि जब आप सोचते हो कि मैं एक क्वेश्चन ऐसे करूँगा। मतलब आपका कहना ये है कि फ़ोन नहीं होना चाहिए उन स्टूडेंट्स के पास जो कोटा में है या सीकर में है या कहीं भी इस तरह की कोचिंग कर रहे हैं, या खुद भी घर पे भी अगर वो तैयारी कर रहे हैं नीट की या जेईई की, या अगर वो और भी कोई इस तरह क्लैट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो फ़ोन नहीं, इंटरनेट नहीं होना चाहिए। मैं कीपैड फ़ोन रखता था मेरे पास, जिससे सिर्फ मैं फैमिली से बात कर लूँ, तो अभी कोई कुछ हो सिचुएशंस हो तो मैं बात करने के लिए, बाकी मैं नहीं रखता था स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से क्या जो काफ़ी बढ़िया टाइम होता है पढ़ने का, वो खराब हो जाता था। मतलब आपको लगता है कि उसमें फिर सोशल मीडिया में घुस जाता आदमी, वीडियोस अलग देखने सोशल मीडिया में फिर वो कोई टाइम लिमिट नहीं होता, मतलब वो नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छी। संजय, ये बताइए कि एक स्पीड मेंटेनेंस एक लॉजिक होता है जिसके अंदर हम कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी, मैं बात नीट की कर रहा हूँ अभी, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें स्पीड मेंटेन करना, सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, कहा तो ये जाता है कि 100% क्वेश्चन करने चाहिए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप कि कैसे मेंटेन होती है? स्पीड में भी जैसे ये होती है, कई बहुत तेज होते हैं, कई काफ़ी मतलब स्लो रह जाते हैं, तो उसमें भी बैलेंस रहना होता है। जैसे पहले कहते थे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करो उतना कर बढ़िया होता है, पर अब कंपटीशन टाइम है तो अब ये होता है कि जितने ज़्यादा आप सही क्वेश्चन करोगे उसकी वैल्यू होती है। तो मेरी 11th में ये प्रॉब्लम आती थी, मैं क्वेश्चन कर लेता था, जल्दी कर लेता था, मेरा मतलब हर बार पेपर में टाइम बच जाता था, हमारे जैसे टेस्ट होते थे नॉर्मल, तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, मतलब ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, मार्क्स कम आ रहे थे, मार्क्स उससे कम हो जाते थे। मतलब जो मेरे को आते हुए भी मैं कई बार जल्दबाजी करता था, कोई छोटे छोटे पॉइंट्स रह जाते थे उसमें, तो वो उन्हें सिली मिस्टेक जिनको कहते हैं अपने, तो मैं उसको कवर करने में स्पीड ज़्यादा थी। तो 12th में मैंने उसी पे वर्क करा था। तो हमारा बोर्ड टेस्ट होता था, उनमें यही था कि मैं स्पीड नॉर्मल रखने की कोशिश करूँगा, कि जैसे कोई भी पैटर्न आप यूज़ करो, चाहे आप बायो पहले करो, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे भी करो, तो मेरे हर सब्जेक्ट कोई भी फील्ड आपके पास हो तो ये रहता है कि स्पीड नॉर्मल रहनी चाहिए, ज़्यादा धीरे भी नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, वो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो मैं स्पीड में ये रहता था कि टाइम मेरे को आखिरी में थोड़ा बचाना, जिससे मैं एक बार वापस रीचेक कर सकूँ कि मैंने कुछ रह ना गया हो, बाकी मेरे को उतना टाइम देना जितना वो डिजर्व करता है क्वेश्चन। तो मेरा यही रहता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम देना होता था मेरे को। तो स्पीड में काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है कि स्पीड आप ज़्यादा तेज़ भी नहीं रख सकते, वो भी गलत है, और धीरे भी नहीं रख सकते। तो वो आपको कंटिन्यूस जितने आप पेपर दोगे उससे आपको खुद को पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो स्पीड में, उसका रोल रहता है। चलिए संजय, एक लास्ट क्वेश्चन आज के इस इंटरव्यू का, एक मैसेज है और एक मैं, ये क्वेश्चन है या एक मैसेज है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ, और जो भी देख रहे हैं इसको बहुत लकी हैं अगर आप इसको देख रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है बच्चों पे जो बाहर जाते हैं। कोटा से कई बार
अप्रिय खबरें भी आती हैं, हालांकि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बच्चे जो बाहर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, कई बार फैमिली का भी प्रेशर रहता है क्योंकि फीस भारी भरकम भरनी पड़ती है, खर्चे भी होते हैं वहाँ पे, और फिर एक मन में ये रहता है सवाल कि मुझे सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा, कि मैं बाहर गया हूँ और मैं सक्सेस नहीं हुआ। और एक ये जिसे कहते हैं कच्ची उम्र होती है, ये जो जैसे संजय की उम्र है। संजय कितनी उम्र है आपकी? मैं अब 18 साल का हूँ, मतलब अभी- मैंने 16 से 18 के बीच में करी है नीट की जर्नी। तो 16 से 18, क्योंकि 10th के बाद ही ये चले गए थे। और दर्शकों मैं आपको बीच में ये भी बता देता हूँ कि अभी ये 12th में ही इन्होंने क्रैक कर लिया है नीट, कोई एडिशनल नहीं है, अभी 12th के साथ ही क्रैक किया है। चलिए मैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उन बच्चों के लिए, उन जो प्रेशर को हैंडल कैसे करें, क्योंकि जो नेगेटिव हो जाते हैं वो जी। उनको एक मैसेज दीजिए, एक पॉजिटिव मैसेज उनके लिए, वो आप थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में बता देता हूँ, जैसे आगे से स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल था कि प्रेशर मेरे पे कम रहा था उस चीज़ का। मैं कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे को प्रेशर ये होता है कि लोगों पे की फैमिली बोलती है कि आप ये सब्जेक्ट लो, आप नीट करो, डॉक्टर बनो, पर मेरे को ऐसा नहीं था। मेरे को ऑप्शंस मिले थे कि मैं क्या करूँ, तो मैंने खुद ने डिसीजन लिया था डॉक्टर। तो मेरा को ये था कि मेरा खुद का डिसीजन है तो मेरे को इस पर स्टैंड रहना होगा। बाकी मैं कोचिंग्स को भी क्रेडिट देना ज़रूरी रहेगा कि मोटिवेशन का रोल पड़ जाता है कि ये गेम मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस का होता है, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने दी। और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स की बात करूं, जैसे कोटा और सीकर में वहाँ के कंपटीशन का लेवल अलग लेवल पे है। वहाँ पे रोज़ 20-20 हज़ार बच्चों के टेस्ट होते हैं, तो उसमें रैंक देख के ऐसे होता है कि कभी आपकी रैंक ऊपर आती है, आप खुश होते हो, कभी स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस में क्या उससे डिप्रेशन आता है बच्चे पे? डिप्रेशन, हाँ सबको आता है। मैं कहूँगा मेरे को भी आता था कि मेरी तो उसको रैंक कैसे नहीं आ रही। हैंडल करते थे आप? तो मेरे तो ये रहता था कि मैं अगले टेस्ट पे फोकस करने लगा, मैं उन चीज़ों को साइड करने की कोशिश करता था जितना हो सके। जैसे जिस दिन टेस्ट हुआ उसी दिन ऐसे नहीं था मैं पढ़ने लग जाता, मैं थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड कर लिया, फैमिली से बात कर ली। मतलब जितना आप फैमिली से अगर दूरी बनाओगे तो स्ट्रेस आएगा, आपको कांटेक्ट में रहना होगा लोगों से, चाहे फैमिली से रहो चाहे फ्रेंड्स लो। फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है वहाँ पे कि आपको लोग चाहिए जिनसे आप शेयर कर सको अपनी चीज़, खुद में रखोगे तो रहता है। और बाकी रह गया आपको पढ़ना पड़ता है कि ये फिर एक्सक्यूज़ रह जाता है कि मेरे में ये प्रेशर आ रहा है, तो उसके लिए मैं ये रहता था कि क्वेश्चंस करने लग जाता था। कि उस दिन तो मैं नहीं पढ़ता, जिस दिन मेरा टेस्ट अगर खराब हुआ तो मैं थोड़ा ब्रेक लेने की सोचता, फिर मैं वापस पढ़ने लग जाता, मैं अगले टेस्ट की सोचता। तो उस ब्रेक में क्या करते हो आप? ब्रेक में जैसे थोड़ा बाहर घूम लिया या फिर फैमिली से बात कर लिया। मेन तो ये रहता था कि लोगों से कांटेक्ट में रहने करता था, जिससे थोड़ा प्रेशर कम रहो, मैं उन चीज़ों को थोड़ा साइड करने भूलने की करूँ। और बाद में ये होता है कि मैं पढ़ने लग जाता था। जितना आप पढ़ोगे आपके हो सकता है कभी ज़्यादा नंबर आए कभी कम नंबर आए, तो जब आपके ज़्यादा आएंगे आप खुश रहोगे। अगर प्रेशर आए तो प्रेशर तो सहन करना होता है, सबको करना पड़ता है, वो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि गेम ही प्रेशर का होता है यहाँ पे। कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आपने सब कुछ पढ़ा, वो सब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि कौन अपना प्रेशर मेंटेन कर पाता है, वो कवर कर लेता है उस चीज़ को। तो वही चीज़ मैं वहाँ सीखी 2 साल में कि अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ कभी कम आ रहे हैं तो प्रेशर आता था, स्ट्रेस भी आता था कि अब क्या होगा, मेरे नीट का पेपर आने वाला है, तो वो ख्याल आते थे, सबको आते थे। पर फिर मैं उसको साइड करके पढ़ने के लिए सोचता था ज़्यादा कि अगर पढ़ के अगर ज़्यादा पढ़ लूँगा तो वो क्या होता है अगले नंबर बढ़िया आ जाए, तो वो प्रेशर कम हो जाता था। तो मतलब यही रहता क्या था। कोई और मतलब आप कोई हॉबीज को यूज करते थे उसको रिलीज करने के लिए, कोई म्यूजिक या नहीं, कई कुछ ऐसा कुछ और है आपकी? कोई और हॉबी थी स्टडी के अलावा? मेरे तो ये रहता था कि मैं फ्रेंड से बात कर लेता, मैं काफ़ी वहाँ फ्रेंड्स थे, रहता था कि मैं फ्रेंड से बात कर लेता था, तो उससे थोड़ा ऐसे मन सही हो जाता था कि लोगों से बात कर लो, आप थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लो, उससे होता था। बाकी कई लोग गेम्स खेलना पसंद करते हैं, किसी को लगता है कि मैं बैडमिंटन खेलूं, क्रिकेट खेलूं, पर उतना नहीं रहता था हमारे पास टाइम। तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, म्यूज़िक भी एक बढ़िया ऑप्शन होता है। तो म्यूज़िक, फ्रेंड्स, फैमिली, यही रहता है कि आपको जितना लो वेटेड रहोगे उस टाइम पे, उससे रहता है कि कितना प्रेशर मेंटेन करने का। तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए जितना आप हल्के मूड से चलोगे तो वो बेस्ट रहता है कि आप फिर मेंटेन कर पाते हो, फिर आप आगे सोच पाते हो फ्यूचर के लिए। संजय एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ पे दिनचर्या क्या थी आपकी? दिनचर्या जैसे साल टू साल थोड़ा सा डिफरेंस था। जैसे मैंने 11th में गया था तो वहाँ पे मतलब कि नॉर्मल रूटीन रहता था कि मेरी सुबह की क्लासेस होती थी, मैं सुबह उठा, क्लास जाके आया, क्लास के बाद थोड़ा ब्रेक रहता है क्योंकि क्लास काफ़ी हेक्टिक रह जाती थी। तो क्लास होने के बाद मैं फिर मेरे जो वर्क्स मेरे को असाइन होते थे मैं वो कर लेता था कवर। और क्योंकि 11th में क्या लर्निंग फेज था हमारा, क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं था, तो हम उसी टॉपिक्स को कवर करने की सोचते थे। फिर रिलैक्स मूड में रहता था मैं 11th। तो एंड में आने लगे, फिर मेरी 12th स्टार्ट हुई,
ट्वेल्थ में रूटीन में चेंज आ गया, क्योंकि ट्वेल्थ में ये होता है कि आपके पास सिलेबस 11th के कंपेयर थोड़ा सा कम होता है, अच्छा। तो वो कवर जल्दी हो जाता है। तो हमारे कोचिंग में ये खासियत थी कि वो सिलेबस जल्दी करके टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते थे, मतलब हद से ज़्यादा टेस्ट होते थे। तो रूटीन में ये चेंज है कि मैं प्रीवियस रिवीजन, क्योंकि नीट में रिवीजन का बहुत बड़ा मैटर होता है कि आपको 11th 12th दोनों कवर करनी है। तो मैं 12th में कि फिर मैं क्लासेस के बाद ये रहता था कि मैं पहले 12th का कवर करूँगा जो मेरे चल रहे करंट, और उसके बाद मैं पास्ट को करना है, क्योंकि जितनी बार आप टॉपिक्स करोगे उतनी बार आपका बढ़िया कंसेप्ट होता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि 11th के फिजिक्स के टॉपिक्स हार्ड हैं, तो अगर आप उनको, जैसे मैं 12th में कई बार करते हो, तो मेरे लिए वो टॉपिक इजी हो गए जबकि 12th के कंपेयर, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे जैसे जितनी बार रिविजन्स मैं रूटीन में डाल दिया था। तो मैं रूटीन सुबह के में क्लासेस का होता था, बाद में फिर मैं जो अभी मेरे को पढ़ाया गया करंटली वो एक बार कवर करता, जो मेरे को वर्क्स असाइन होते थे। फिर मैं जो पुराने टॉपिक जो जिनमें मेरे हो सकते मार्क्स कम आए, जिनमें मेरे को ऐसे डाउट हो कि मेरे को ये टॉपिक कर लेना चाहिए, तो फिर मैं वो टॉपिक्स पहले कवर कर लेता था। नहीं, ये तो शेड्यूल में जैसे स्टडी के अलग अलग सेक्शंस हो गए। स्टडी के अलावा जो आपकी डेली एक्टिविटीज जो थी वो बताओ आप। डेली एक्टिविटीज स्टडी तो है ही, चलो वो आप जो बता रहे हो कि 11th 12th और अलग अलग रिवीजन एंड ऑल, ये तो है, ये तो आप कर ही रहे हो पूरे दिन। बट जैसे कितने बजे उठते थे और उसके बाद क्या मतलब एक्टिविटीज रहती थी? क्या आप कोई आउटिंग के लिए भी जाते थे, या आप इवनिंग में क्या कोई स्पोर्ट्स वगैरह या कुछ और, ये बताइए आप हमसे। तो मैं क्योंकि सिक्कर में रहता था, उतना स्पोर्ट्स का तो सीन नहीं था वहाँ पे, वो स्टडी का था। तो सुबह मेरी क्लासेस होती थी, मैं 6 बजे अराउंड उठता, मैं 6:30 7 बजे क्लास होती थी। फिर क्लास जाके आता था, फिर क्लास से अप्रोक्स 1-2 बजे जाता था। फिर 2 बजे आते थे? हाँ, 2 बजे। फिर मैं खाना खा, मतलब मेरे को 3 बजे तक मैं सेटल हो जाता था रूम में। 3 बजे वापस आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते थे? हाँ, स्टडी मतलब ब्रेक लेना होता था। जिस दिन मेरे को लगता है कि आज मैं थका हूँ, तो मैं 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। आप नींद ले लेते? हाँ, स्लीप कर लेते? वो की टेंशन कम करनी होती थी। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा पढ़ लिया, जैसे कोई 1 घंटा 2 घंटे एक बार, क्योंकि छोटा ही रहता है शेड्यूल। उसके बाद जैसे मैं चाय पीने का टाइम होता है, सिक्कर में चाय का रहता है कल्चर, तो नहीं, वो आपके हॉस्टल में ही अवेलेबल थी? हाँ जी, हॉस्टल मैस था मेरा। तो मैं फिर उसके बाद फिर थोड़ा दोस्तों के साथ ऐसे ब्रेक लेके बातें कर ली थोड़ी बहुत, क्योंकि कई दोस्त में जैसे बड़े भी थे। हॉस्टल में ही बातें करते थे या बाहर? हॉस्टल में रहता था, क्योंकि हॉस्टल्स में अलग अलग बच्चे थे। कई बाहर हॉस्टल के कैंपस से बाहर नहीं जाते? मैं हॉस्टल से कैंपस से कम रहता था, बाहर में जाना इतना पसंद नहीं था। ठीक है। तो मैं जैसे दोस्तों से बात कर ली, कई जैसे मेरे से बड़े भी थे, एक्सपीरियंस तो हमें बताते थे, उनके बारे में बताते थे, कई छोटे भी थे। और उसके बाद फिर थोड़ा और पढ़ लेते थे हम 1-2 घंटे, जितना मेरे को टॉपिक्स कवर करने होते थे। अगर टॉपिक जिस दिन जल्दी हो जाता था, फिर हम बाहर चल जाते थे सारे एक साथ, कि बाहर कुछ खाया, थोड़ा फास्ट फूड वगैरह, क्योंकि रहता है इस एज में। तो फास्ट फूड्स, उसके अलावा बाकी हॉस्टल में पढ़ लिया। नाइट के जो आवर्स होते हैं उनमें? नाइट के आवर्स मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता था, कि मतलब मैं कितने बजे तक? जैसे मैं जब 12th की टॉपिक्स कवर हो गए, हमारी क्लासेस के बाद हमारे टेस्ट चलते थे सिर्फ, तो उस टाइम में ये रहता था कि मैं रात को बहुत पढ़ता, मतलब मैं रात को ज़्यादा 12-2 बजे 3 बजे कभी 4 बजे आप 2 बजे तक 4 बजे तक? मैं ये भी रहा कि मैं सुबह 4 बजे तक? हाँ, सुबह 4 बजे तक। तो फिर 6 बजे उठना होता था? नहीं, वो क्लासेस जब खत्म हो गई, जब मैंने क्लासेस नहीं थी जब? अच्छा, ठीक। जब क्लासेस बंद हो गई, जब सिर्फ टेस्ट का रहता, हमारा टेस्ट शाम को होता था, तो मैं सुबह पढ़ना मेरे को थोड़ा इशू रहता था कि मैं जल्दी नहीं उठ पाता था, या उठ भी जाता तो मेरा ऐसे बढ़िया वो फोकस नहीं बनता था। मैं रात को पढ़ता, रात को जैसे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, सब या कोई सो रहा है या कोई पढ़ रहा होता। जब आपकी क्लास होती थी 7 AM, हाँ जी, उस टाइम आप कितने बजे सोते थे? उस टाइम में 12 बजे, कम से कम 6-7 घंटे चाहिए होते हैं। 6 घंटे की नींद लेते थे? 6-7 घंटे तो चाहिए, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं 20 घंटे पढ़ लूँ, 4 घंटे सो लेता हूँ, तो उससे वो फिर पढ़ाई नहीं होती, वो उससे मेंटल इशू बहुत हो जाते हैं, कि टेंशन आती है, टायर्डनेस हो जाती है। तो पढ़ना नॉर्मल 6 घंटे 8 घंटे बहुत होता है, कि अगर कोई बंदा रोज पढ़ ले 5-6 घंटे, तो बहुत इजीली कवर कर सकता है हर चीज को। मतलब आप करो 6 घंटे इनफ? हाँ, एक दिन में बहुत ज्यादा इनफ होता है। एडिशनल टू कोचिंग? एडिशनल टू कोचिंग, क्योंकि कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं आप वही कवर कर लो, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। क्योंकि कोचिंग में हर चीज, हर कोई भी कोचिंग हो, मैं कोई नाम नहीं लेना, कोई भी कोचिंग हो, तो वो हर कोचिंग में कवर कराते हैं, हर चीज कवर होती है। तो आप वो कवर करो, उसमें आपको 6 घंटे लगते हैं अप्रोक्स हर चीज़ कवर करने में। किसी को हो सकता है किसी दिन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, किसी दिन आपको कम पढ़ना है, तो एवरेज 5-6 घंटे तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। मतलब कि ये जो जर्नी होती है ईजी हो जाती है हर जने के लिए। चलिए संजय, मैं इस इंटरव्यू के लास्ट में आपको एक बार फिर से बहुत बधाई देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक अच्छे डॉक्टर बन के आए आप, समाज में सेवा करें सबकी, सबको अमीर गरीब को बराबर मान के चलें, मैं ऐसी कामना आपसे करता हूँ। और जो आपकी जो स्किल्स हों, अगर आप कोई सर्जन बनते हैं, फिजिशियन बनते हैं, या किसी भी लाइन में आप जाते हैं आगे,
तो उसमें निखार आए और एक एक्सीलेंट डॉक्टर के रूप में आप सूरतगढ़ एरिया से हो, कहीं भी जाओ आप, पोस्टिंग आपकी कहीं भी आए, लेकिन सूरतगढ़ को, आपके स्कूल्स को, आपके माता पिता को, हमारे बागड़ी क्षेत्र को याद रखें। हाँ जी, और जरूर। अपने लोगों को याद रखते हुए आप जीवन में चरम बुलंदियों पे पहुंचे, ऐसी कामना के थैंक साथ यू सर, थैंक यू।